हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 पेड़ की बात। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 13 पेड़ की बात। इस चैप्टर में क्या बोला गया है हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि क्या हमने कभी कोई बीज बोया है, जो पौधे का बीज होता है वो हमने कभी बोया है। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है, अच्छी है। कैसे अंकुर फूटता है, मतलब जो बीज का जो जो हम बोलते हैं वो होता है, तो वो कैसे फूटता है, फूटने के बाद फिर वो पौधा बन जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसमें पेड़ की बात के बारे में बताया गया है। तो पेड़ की बात को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो कोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। मट्टी होती है उसमें मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आवश्यक से नई दुनिया को देख रहा है। मतलब इसमें बताया गया है कि बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े थे, मतलब बहुत ही ज्यादा दिनों तक जो मिट्टी के बीज थे वो है नहीं बीज, तो जो मिट्टी के बीज थे वो बीज में पड़े रहे थे बहुत दिनों तक। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया, मतलब महीना दर महीना वो बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, तो उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा था। ठीक है, शुरुआत में ही वर्षा की दो एक दिन बाद पानी बरसा। और नहीं, अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब उनको छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। मतलब शिशु मतलब बच्चा, उनको कोई पुकार रहा हो, ऐसा मतलब मान लो। और सोए मत रहो, मतलब सोते मत रहो, ऊपर उठ जाओ। इसमें क्या बोला था? सो मत रहो, सोए मत रहो, मतलब सोते मत रहो, ऊपर उठ जाओ। तो सूरज की रोशनी देखो, ऊपर उठ जाओ और सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया है। तो दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। तो जो पौधा था वो बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। जो अंकुर का एक छोटा सा अंश का जो पौधा था वो नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा जो अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है, मतलब उठते हुए देखा है तुमने कभी अंकुर को? वो पूछ रहा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। मतलब जैसे कि कोई बच्चा नहीं होता है, वो अपना नन्हा सा सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है नई दुनिया को, वैसे ही उसके अंकुर का जो एक छोटा सा अंश है वैसे ही वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे और पढ़ते हैं। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश
करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। क्या बोला गया है इसमें? वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, मतलब वृक्ष का जो अंकुर है उसको निकलने पर जो अंश माटी के भीतर जो प्रवेश करता है, अंदर जाता है, तो उसका नाम जड़ है। उसका नाम क्या है? जड़ है। और जो अंश मतलब जो भीतर की ओर प्रवेश करता है उसे तो हम जड़ कहते हैं, और जो ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तना। नीचे की ओर प्रवेश करता है उसे जड़, और ऊपर की ओर करता है तो उसे हम तना कहते हैं। ठीक है, जड़ और तना है नी। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दोनों भाग मिलेंगे। ये सही बात है, सभी पेड़ पौधों में ये दोनों भाग जरूर मिलेंगे, जड़ व तना। यह एक आश्चर्य की बात है, मतलब एक चौंकने की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर। मतलब हम किसी भी तरह से रख लेंगे, लेकिन पेड़ की जो जड़ होगी वो नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर जाएगा, हम किसी भी तरह से रख लें तो। एक गमले में पौधा था। ठीक है, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा, मतलब उसको उल्टा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर तो रहा ना, मतलब पौधे का जो सिर था वो नीचे की ओर लटका रहा और उसका जो जड़ थी वो ऊपर की ओर। ठीक है, एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ फुट आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होंगी, देखा होगा। पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर फुट आए हैं। मतलब 2 दिन बाद क्या देखते हैं वो लोग कि जैसे पौधे को कभी सब भेद मालूम हो, मतलब सारे भेद मालूम हो पौधे को, वो ये देखते हैं उसकी सब पत्तियां जो हैं, सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी हो रही हैं, ऊपर की तरफ फुट आई हैं, और जो जड़ है वो घूमकर नीचे की ओर लटक गई है नी। तो पत्ती और डालियां हैं वो ऊपर की तरफ उठ गई हैं और उसकी जड़ जो है वो नीचे की तरफ लटक गई हैं। तो तुमने कई बार सर्दियों में जैसे कि मूली काटी होगी और उसको काट कर बोई होगी कभी सर्दियों में, तो हमने देखा होगा जैसे कि पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहते हैं और फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो पत्ते और फूल जो होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ये सही बात है। अगर हम मूली या किसी को भी तुम लोगों ने गाढ़ा होगा तो उसकी जो पत्तियां हैं, तो उसकी जो पत्तियां जैसे कि पत्ते फूल जो होते हैं वो नीचे की ओर ही रहते हैं और पत्ते और फूल ऊपर की ओर। ठीक है, इसमें भी क्या बोला गया है? पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, फिर बाद में देखेंगे तो पत्ते और जो फूल होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उस तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर
चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। पेड़ मर जाता है। पेड़ क्या हो जाता है? मर जाता है। इसमें क्या बोला गया है? हम जिस तरह भोजन करते हैं, मतलब जिस तरह हम भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत होते हैं, बस एक चीज होती है उनमें, हमारे दांत होते हैं लेकिन उनके दांत नहीं होते। हम कठोर चीज खा सकते हैं, जैसे कि कुछ मजबूत चीज होती है वो भी खा सकते हैं हम। जैसे कोई नन्हा बच्चा होता है ना, इसमें बोला नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। तो नन्हा बच्चा, सही बात, उसके दांत नहीं होते, वे केवल बस दूध ही पीते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, तो इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तरल द्रव्य और वायु से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं माटी के द्वारा, मतलब मिट्टी के द्वारा ही रस प्रदान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। हाँ, चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। मतलब माटी में अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वे तमाम द्रव्य सोखते रहते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। अगर हम जड़ों को पानी नहीं देंगे तो उसका भोजन बंद हो जाएगा और पेड़ जो है वो मर जाते हैं, मतलब खराब वगैरह हो जाते हैं, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, देखे जाते हैं उनको, लेकिन जो पेड़ की डाल और अथवा जड़ जो होता है उसे यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जाता है। तो पेड़ में हजारों से हजार नल हैं। तो इन्हीं सब नलों के द्वारा जो माटी से जो पेड़ के शरीर में रस होता है उसे संचार होता है। मतलब शरीर में रस का संचार होता है, माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। सब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। मतलब उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधों उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं।
पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वदी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। मतलब इसके अलावा जो भी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो हवा से आहार मतलब जो उनकी पोषण ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वो हवा से पोषण ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। तो पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, मतलब उनको हम गिन नहीं सकते, इतने छोटे छोटे मुंह होते हैं पत्तों में। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं, मतलब उनको हम देख सकते हैं होंठ को। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं, मतलब उनको आहार करने की जरूरत नहीं होती, जो उनके दोनों होंठ होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हम सांस या प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। जो एक प्रकार की जो विषाक्त वायु होती है वो बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंगारक वायु। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। मतलब अगर ये जहरीली हवा जो होती है तो वो पृथ्वी पर इकट्ठी होती रही तो जो जीव जंतु और कुछ ही दिनों में उनका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। मतलब जो जीव जंतु होते हैं अगर वो उनका सेवन करेंगे तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, मतलब विधाता है उनकी करुणा का चमत्कार तो देखो। जीव जंतुओं के लिए जहर है, मतलब जीव जंतुओं के लिए जो है वो जहर है, और पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उसी का ही, मतलब जो जीव जंतु करते हैं वो तो नहीं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं उसी का ही सेवन करते हैं और पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, मतलब एकदम सही हो जाते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःश्वेस कर डालते हैं। मतलब जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे या उनकी पत्ते या सूर्य ऊर्जा उनके सहारे मतलब जो भी पड़ता है तो वे जो होते हैं वायु के अंगार निःश्वेस कर डालते हैं, मतलब वो एकदम अच्छे से हो जाते हैं। यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें प्रकाश मिले। प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते, अगर इनको प्रकाश नहीं मिलेगी तो ये बच नहीं सकते, मर जाएंगे। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिले, पर प्रकाश ही मिले, भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो लेकिन मिले जरूर। अगर नहीं मिलेंगे तो वे बिल्कुल ही मर जाएंगे। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो, मतलब खिड़की के पास खिड़की है उसके पास अगर हम गमले में पौधा रखेंगे तब देखो कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। मतलब उन अंधकार जो होता है, मतलब जिस पर छाया वगैरह आती है उनसे बचकर वे प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में आ जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ से सचेष्ट हैं,
मतलब उनमें जाने पर हमें पता चलेगा ये पेड़ पौधे जो हैं वो सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। मतलब वो एक बहसबाजी नहीं होती है, तो वो चीज कर रहे हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पेड़ पौधों को मतलब प्रकाश को ग्रहण कर ले। वे लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। मतलब छाया में पड़ी रहने से वे प्रकाश का अभाव नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई हैं। किससे? पेड़ों से वो लिपटी हुई हैं। निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं, मतलब उनसे लिपटकर ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मतलब अब आप समझ गए होंगे जो प्रकाश जो है वो जीवन का ही मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्वित होता है। पेड़ पौधे के रेशे में सूरज की किरणें अवध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। मतलब जो ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप जो बाहर की तरफ प्रकट होता है, बाहर की तरफ जाता है, तो वे जो है सूर्य की ऊर्जा ही है। वो किसकी ऊर्जा? सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो हरियाली वगैरह हो रही है वो प्रकाश की हथियाने के ही जाल हैं। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। मतलब पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। मतलब वे ये खाकर मतलब पेड़ पौधे या हरियाली को खाकर अपने प्राण जो होते हैं वो गवा देते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, मतलब पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है जो समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। मतलब वो जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है, चला जाता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। ठीक बात, अगर हम भी अनाज सब्जी नहीं खाएं तो हम भी नहीं बच सकते। अगर हम सोच कर देखें कि प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं, मतलब वो भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। जैसे हम अनाज सब्जी ना खाने पर हम जीवित नहीं रहते, वैसे ही वे प्रकाश की खुराक ना मिले तो वे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उत्पादन से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। लोहा जो होता है वो सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ
कि ममता ही वह मणि है, संतान पर इसने न्यौछावर होते ही फूल खिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। मतलब कोई कोई पेड़ जो होते हैं 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं, तो सब पेड़ मरने से पहले जो होते हैं वो अपनी एक संतान छोड़ जाते हैं। मतलब संतान छोड़ जाते हैं, एक नहीं, पहले ही संतान छोड़ जाते हैं, तो वे बीज ही उनकी संतान होती है। तो बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार कर जाते हैं। मतलब उनको अच्छे से रहने के लिए, सुरक्षा रहे, मतलब वो एकदम सही से रहे, तो सार संभाल के लिए जो पेड़ के फूलों की पंखुड़ी जो होती है उससे घिरा कर, मतलब घिर कर उनके लिए एक छोटा सा घर तैयार कर देते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। मतलब उससे फूलों से आच्छादित पेड़ इतना अच्छा सुंदर लगने लगता है जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहे हों। ठीक है, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है भाई, सही बात है, फूल की तरह और सुंदर चीज है ही क्या है। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपूर्व उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। सोचने की बात है। तुमने कथा तो सुनी होगी, मतलब एक कथा है जो है स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसमें लोहा जो होता है वो सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि होती है। जो उन के विचार से माँ की ममता की होती है, मणि होती है। संतान पर स्नेह नौछावर होती है, होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। मतलब अगर ममता इतनी अच्छी होगी तो वही संतान की स्नेह नौछावर होते ही फूल खिलखिला मतलब उठे रहते होंगे। तो ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल जो होते हैं वो बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधों भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाड़ी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। मतलब पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें इतनी खुशी होती है कि जैसे शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, मतलब बुलाते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। मतलब जैसे हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त बाड़ी में पुकार सकते हैं, कहाँ है, मतलब वो बोलते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ, बुला रही हैं वो। यदि रास्ता भटक जाओ, मतलब रास्ता भूल जाओ, तो कहीं घर पहचान ना सको तुम लोग, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। मतलब उन्होंने
अगर कोई रास्ता भटक जाए या उनको पहचान ना सके तो उन्होंने क्या कर रखा है, रंग बिरंगे जो फूल हैं उनके निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे, मतलब रंग अगर हम उसको पेड़ पौधों को दूर से देखेंगे, फूल पत्तियों को, तो वो अलग ही दिखेंगे कि हाँ ये इनका घर है। तो मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, मतलब जो मधुमक्खी जो तितली है उनके साथ जो वृक्ष की जो चिरकाल होती है वो एकदम अच्छी दिख रही है, घनिष्ठता है, मतलब एकदम अलग प्रकार की दिख रही है। वे दल बदल सहित फूल देखने आती हैं, मतलब जो रंग बिरंगे फूल जो होते हैं उनको देखने के लिए आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो पक्षियां उन्हें देख ही खा सकते हैं, मतलब कुछ पतंगे जो होती हैं वो पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि उन्हें पक्षी जो होते हैं उन्हें खा सकते हैं, इसलिए रात का अंधेरा होता है तो मतलब अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक वे छिपे रहेंगे, और शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं, मतलब शाम को बुलाते हैं तो उनको बुलाने की खातिर जो फूल जो होते हैं वो चारों तरफ फैला देते हैं, उससे खुशबू ही खुशबू हो जाती है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। क्या? परागकण। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फैलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग कीड़ा करते थे, मतलब वृक्ष अपने फूल के शहद का संचय करते हैं, मतलब जो फूल में जो शहद होता है उसका संचय करते हैं। मधुमक्खी व जो तितली होती है बड़े चाव से मधुपान करती हैं, तो मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने एक फूल में परागकण देखे होंगे, मतलब परागकण हम किसे बोलते हैं, मतलब तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे, मतलब परागकण हम उसे बोलते हैं जो पौधे की नर प्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं जो फूल के पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं, जो परागकोश होती हैं उसमें बनती हैं। ये सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हवा पानी जानवर की मदद से मादा प्रजनन अंग के वर्तिकार्ग तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब हवा वगैरह इन सब तक इनको पहुंचाया जा सकता है, उसे बोलते हैं। मधुमक्खी एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। मधुमक्खी जो होती है एक परागकण को दूसरे परागकण के फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। बीज जो होता है परागकण के बिना पक नहीं सकता है। इस प्रकार फूल में बीज फैलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, मतलब अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई डर नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है, मतलब थोड़े थोड़ा कर कर ही संतान के लिए वो सब कुछ लुटा देता है। जैसे मम्मी पापा होते हैं ना वैसे ही इन लोगों को होता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल ही सूखा हो गया है। क्या हो गया है? एकदम ही सूखा सा हो गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है, मतलब खराब हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, अब पत्ते हवा के संग कीड़ा करते थे।
छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह धर धर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। मतलब छोटी छोटी डालियां जो होती हैं वो ताल ताल पर नाच उठती हैं। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती हैं। हवा सूखा पेड़ हवा का आघात तो सहन नहीं कर पाता है। मतलब ये सहन नहीं कर पाता है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही धर धर कांपने लगता है। अगर हवा का एक झोंका ही लगे तो वो कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां जो होती हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर जाता है। मतलब पेड़ जो होता है वो भूमि पर गिर जाता है, जमीन पर। इस तरह संतान के लिए अपना सारा जीवन उसने न्यौछावर कर दिया। संतान के लिए जो कुछ उससे हो सका वो सब चीज उसने कर दिया। वृक्ष समाप्त हो गया। उसी समय वृक्ष क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र बसु और अनुवादक शंकर सेन। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र बसु और अनुवादक शंकर सेन। ये अगर आप याद कर लोगे तो सही है, क्योंकि पेपर में शायद पूछे भी जाते हैं अक्सर कि इसके लेखक कौन है और इसके अनुवादक कौन है। ठीक है, हम पढ़ते हैं लेखक से परिचय। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए भी था। मतलब उनका जीवन जो है प्रकृति का अवलोकन उनको बताने के लिए मतलब करते हुए बीता है। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधों किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। मतलब जो पेड़ की बात है, जो बंगला से हिंदी का जो अनुवाद जो है वो शंकर सेन ने किया है। जगदीश चंद्र बसु ने क्या करा था, मतलब पेड़ों के बारे में बताया था कि पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो भी एक मनुष्य की तरह होते हैं। अगर उनको भी खाना ना मिले तो वो भी मर सकते हैं। अगर मनुष्यों को भी खाना ना मिले तो वो भी मर सकते हैं। तो पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है, हमने ये पढ़ा था। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें। इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई थी। मृत्यु थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब